Hello, friends, and welcome to the यूपीएस सूडान डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो आज 18 मई का न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो अब डेली हम लोग न्यूज़पेपर का एनालिसिस वापस से यूपीएससी उड़ान पर डलेगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ और क्या क्या कोर्सेज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वो आप प्लीज़ डेफिनेटली हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो माई सेल्फ निहित किशोर एंड लेट अस बिगिन द डिस्कशन फॉर 18 में। जो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिली, दैट वाज द अनवांटेड अरेस्ट। बेसिकली हुआ क्या, आखिर मैटर क्या है ये। तो द मैटर इज़ कि आंध्र प्रदेश के एक एमपी हैं के राजू, हु हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेडिशन लॉ, चार्ज्ड बाय इन्वोकिंग सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस रिलेटेड टू हिज डायट्राइब अगेंस्ट द पार्टी लीडर एंड सीएम। इनको सेडिशन ग्राउंड पे जो है वो अरेस्ट किया गया है। Now, sedition is something which has always been in news। हमेशा ये न्यूज़ में रहा है कि आखिर इसका मिसयूज़ हो रहा है। कोर्ट्स ने भी बहुत बारी इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस रखे हैं। तो हम लोग उसको पूरा देखेंगे कि सेडिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट रेलिवेंट दैट हु हैज़ बीन अरेस्टेड, ओके, व्हाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड, नो। The point which is important for our discussion is that what is actually sedition। सेडिशन है ही क्या, ये इसके बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी है कि सेडिशन क्या है, कौन लेकर आया था सेडिशन, क्या इसके यूज हैं, और इसका मिसयूज अगर इतना हो रहा है तो ये अभी तक क्यों बट बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें देखेंगे। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, तो कोई भी ऐसा अगर टॉपिक होता है उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या इस पे एक कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो कैसा मेंस का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो इस आर्टिकल के ऊपर, इस एडिटोरियल के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है दैट कैन बी, sedition leads to a sort of unauthorized self-censorship for it because it produces a chilling effect on free speech comment। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग का ओवरऑल जो है वो आंसर कंप्लीट होगा कि क्या सेडिशन जो है वो एक तरह का अनऑथराइज सेल्फ सेंसरशिप है, क्योंकि इससे हमारे फ्री स्पीच के ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कमेंट करिए। क्या, तो वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, सेडिशन लॉ का। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 17th सेंचुरी में ये सेडिशन लॉ जो है वो इनैक्ट हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। when the lawmakers believed that only good opinions of the government should survive as bad opinions were detrimental to government and monarchy। तो आपको गवर्नमेंट के बारे में कैसी ओपिनियन रखनी है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी ओपिनियन ही रखनी है, क्योंकि बुरी ओपिनियन जो है वो दे आर डेट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द मोनार्की यानी कि किंग। तो इस थॉट के साथ इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में सेडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ ये लॉ जो था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उसको 1837 में थॉमस मकाउले ने ड्राफ्ट करा। ठीक है, थॉमस मकाउले अगर आपको याद होगा तो 1833 में जो हमारा एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उससे एक लॉ मेंबर ऐड हुआ था। तो ये जो लॉ मेंबर थे वो थॉमस मकाउले ही थे। अल्टीमेटली इन्होंने आईपीसी पूरा जो है इसको ड्राफ्ट भी करवाया था। इन्होंने सजेस्ट किया, ओरिजिनली ड्राफ्ट किया, लेकिन ये जब आईपीसी बनकर तैयार हुआ 1860 में, तो सेडिशन लॉ उस टाइम पे मिसिंग था। सेडिशन लॉ स्टार्टिंग में नहीं था। लेकिन 10 साल के बाद 1870 में, अगर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे अपने हिस्टोरिकल मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप जानते हो कि 1857 के बाद इंडिया में कहीं ना कहीं, स्पेशली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू, या न्यूज़पेपर और गैजेट्स आने लगे थे, मंथली गैजेट्स वगैरह, इनके थ्रू एक तरह की नेशनलिज्म फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी इंडिया के। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ये 10 साल के बाद इन्होंने सेक्शन 124A, जिसमें कि सेडिशन से रिलेटेड लॉज दिए हुए हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय जेम्स स्टीफन। ठीक है, नाउ इट वाज वन ऑफ द मेनी ड्रैकोनियन लॉज, जो कि बेसिकली क्यों लेकर आए गए थे, क्या कि इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे, इंडिया में जो आवाज़ें उठ रही थी, उनको दबाया जा सके, तो स्टिफल एनी वॉइसेस ऑफ डिसेंट एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे लाने का पर्पस ये था। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर सेडिशन लॉ की बात करते हैं तो इट इज़ अ क्राइम। तो ये आईपीसी में सेक्शन 124A के अंदर दिया हुआ है, और ये एक क्या है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और एग्जैक्टली क्रिमिनल ऑफेंस में क्या सेडिशन का डेफिनेशन निकल कर आता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड व्हेन
एनी पर्सन बाय वर्ड्स, या तो वो बोलकर या लिखकर या फिर किसी साइन के द्वारा, किसी भी तरह के विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जैसे कि कितने कार्टूनिस्ट बड़ी अरेस्ट हुए हुए हैं, जैसे असीम त्रिवेदी जैसे लोग। तो बहुत सारे कार्टूनिस्ट जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, या फिर किसी भी तरह से व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आइदर ब्रिंग, या तो वो लेकर आ रहे हैं, या फिर दे अटेम्प्ट टू ब्रिंग व्हाट, हेट्रेड और कंटेम्प्ट। तो या तो वो उनकी उस हरकत से, उनकी उस रिप्रेजेंटेशन से क्या हो रहा है, हेट्रेड या आ जा रहा है, या फिर वो ट्राई कर रहे हैं हेट्रेड इंट्रोड्यूस करने का, या फिर दे आर एक्साइटिंग और दे आर अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन, किसके लिए, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना है, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड, या फिर हेट्रेड और कंटेम्प्ट, या फिर एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or defection will not constitute an offense under this। अगर ये चीजें कमेंट, कोई भी कमेंट कर रहा है जो कि ना ही एक्साइट कर रहा है, ना ही अटेम्प्ट टू एक्साइट कर रहा है, किस चीज का, हेट्रेड का, कंटेम्प्ट का या डिसअफेक्शन का गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो सेडिशन का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए उस कमेंट से, उस कमेंट से कोई ना कोई या तो एक्साइट हो या फिर अटेम्प्ट हुआ हो एक्साइट करने के लिए, तभी सेडिशन के अंदर वो माना जाएगा। और डिसअफेक्शन विल इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सेक्शन को डायरेक्टली पढ़ने पे बहुत सारे इसके लूपहोल्स निकल सकते हैं, बट जब इसका एक्सेप्शंस बेसिकली एक्सप्लेनेशन होता है, सेक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी के, तो उसके कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में क्लियरली ये लिखा हुआ है जो यहाँ पे है कि अगर कोई गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है और वो क्रिटिसिज्म ना ही हेट्रेड, ना ही कंटेम्प्ट, ना ही डिसअफेक्शन, और ना ही इससे कोई भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सारे जो क्रिटिसिज्म है दे विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, बट इसके बावजूद भी मिसयूज होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए क्यों ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सेडिशन, क्योंकि इसका पनिशमेंट जब देखिए आप, व्हेन यू विल लुक आफ्टर द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, तो सेडिशन इज बेसिकली अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस है पहला, और इसके अंदर जो पनिशमेंट है दैट कैन वेरी फ्रॉम 3 years इम्प्रिजनमेंट टू इवन लाइफ टर्म, जिसमें कि फाइन भी ऐड किया जा सकता है। तो सो इट इज अ सीरियस ऑफेंस, और इसका अगर मिस यूज हो रहा है देन इट इज वेरी, यू कैन से इट इज अ मैटर ऑफ वेरी, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट कि क्यों आखिर इतना सीरियस पनिशमेंट वाले कानून को मिसयूज किया जाता है कंट्री के अंदर। ठीक है, ऑल्सो और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप देख सकते हो, जो भी इंसान इसके अंदर चार्ज हो जा रहा है दे आर बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, साथ साथ दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इतनी ज़्यादा सजा मिलती है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, सेडिशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटी का कोई आर्टिकल जब भी आप न्यूज़पेपर में डिस्कस करोगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या प्रोविज़न है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो कोई कानून में है, तो कानून में क्या प्रोविज़न है, तो जैसे ये आईपीसी के सेक्शन 124A में है। उसके बाद इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है कि, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सबसे पहले हम लोग उसके बाद वो पढ़ेंगे। फिर या तो लॉ कमीशन ने कुछ सजेस्ट किया हो, या कोई और कमेटी बनी हो उसने कुछ सजेशन दिया हो, तो वो सारा कुछ हम लोग पॉलिटी के अपने आंसर में इंक्लूड ज़रूर करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर देखें तो सबसे पहले ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 50s में हुए थे, 1950s के ये केस हैं। इन केस में हुआ क्या, कोर्ट ने सीधा ये बोल दिया कि आपका स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो 19(1)A में फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा लॉ जो कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हो जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्योंकि मैं बता दूं उस टाइम पे 19 क्लॉज 2 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थे दैट हैव, वो पब्लिक ऑर्डर नहीं इंक्लूड करते थे। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो था वो आर्टिकल्स पढ़ के जजमेंट दे रही थी। तो इसके कारण हुआ क्या कि
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ा पार्लियामेंट को, जिसके अंदर जो अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था उसको चेंज करके क्या किया गया, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो 1902 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थे वहां पे हमने पब्लिक ऑर्डर का जो ग्राउंड था वो इंट्रोड्यूस किया, जस्ट बिकॉज ये दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था ऐसे कोई भी कानून जो कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो हमारा उसके बाद से पब्लिक ऑर्डर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट केस हमारा सेडिशन से रिलेटेड है वो है केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी उस चेक की सेडिशन की, दे अपहेल्ड सेडिशन लॉ। उन्होंने बोला ठीक है सेडिशन लॉ सही है, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी को क्या किया, लिमिट कर दिया, यानी लिमिटेशन लगा दिया ओनली टू दोज एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अगर ये तीनों चीज आपका एक्ट नहीं कर रहा है, आपने एक कार्टून बना दिया जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हो एंड दैट कार्टून हैज नॉट created any disorder or disturbance of law and order, then you will not be punished under sedition। ठीक है, तो उसके स्कोप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया, बट सेडिशन को अलाउ किया, अपहेल्ड किया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। ठीक है, इट ऑल्सो डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और द यूज ऑफ विगरस वर्ड्स स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि सेडिशन जो है वो और गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीच का यूज़ करना दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो ये अलाउड है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अगेन इन 1995 ऑल्सो इन बलवंत सिंह केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मियर स्लोगनरिंग, सिर्फ स्लोगन आप लगा रहे हो जिससे कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, आपने स्लोगन लगाया गवर्नमेंट के खिलाफ और पब्लिक उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करके क्योटिक सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रही है, तब तो आप आओगे सेडिशन के अंदर। बट if it is not evoking any public response then it will also not amount to sedition। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। नाउ अब हम लोग को क्वेश्चन जो था वो था कि क्या ये एक अनऑथोराइज्ड सेंसरशिप है, चिलिंग इफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे, डू यू थिंक दैट दिस इज द टाइम दैट सेडिशन लॉ शुड बी डन अवे विथ, क्या सेडिशन लॉ को रिपील कर देना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को दोनों पक्ष की बात देखनी होगी। किस कारण से आज तक सेक्शन 124A टिका हुआ है, तो उसके फेवर में जो आर्गुमेंट्स है वो, और जो आर्गुमेंट्स उसके अगेंस्ट है उस दोनों को हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, तो इसके सपोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इट हैज़ इट्स यूटिलिटी इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स। तो ये हमने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से इसका यूज़ किसमें किया गया है। अगर आप बात करो खालिस्तान मूवमेंट, अगर आप बात करो जम्मू एंड कश्मीर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट, तो इन सारे मूवमेंट्स में सेक्शन 124 का यूज़ किया गया है और अच्छे से किया गया है। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक खतरा होगा, जो भी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाए, वायलेंस या इलीगल मीन्स के द्वारा ओवरथ्रो कर दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए भी सेडिशन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट्स पीनल एक्शन देन व्हाई नॉट कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप देखते हो कि कोर्ट क्या करती है, कंटेम्प्ट होता है अगर कोर्ट का, कोर्ट की अवहेलना होती है तो वो क्या करते हैं, वो पनिश कर देते हैं। तो दे स्टार्ट पनिशिंग in the name of contempt of court। So if they are doing so then why not contempt of contempt of government should also be punished। तो ये चीज कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है तो इसको भी वो लोग पनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे माओइस्ट इंसर्जेंसी है, कुछ रिबल ग्रुप्स हैं जो कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं। तो ये क्या करेंगे, सेडिशन अगर नहीं होगा तो ये इसका मिसयूज करते हुए गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, now against this backdrop the abolition of section 124 would be ill advised merely because it has been wrongly invoked in some high publicized cases। तो जस्ट बिकॉज कि कुछ पब्लिसाइज्ड केसेस में इनका गलत यूज हुआ, हम लोग इसके कारण इसको प्रॉपरली पूरी तरह से इसको एबॉलिश नहीं कर सकते। तो ये वो आर्गुमेंट्स है जो आपको सेडिशन के फेवर में बताने हैं आपके आंसर्स में कि क्यों आज तक इतने सालों के बाद भी सेडिशन लॉ जो है वो इंडिया में है। ठीक है, नाउ आर्ग्यूमेंट जो कि इस सेक्शन के खिलाफ है, मतलब कि बेसिकली वो ये आर्ग्यूमेंट्स है जो कि कहना चाहते हैं कि सेडिशन लॉ को हटा दिया जाना चाहिए।
तो बेसिकली इट इज़ अ रिलिक ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। तो आपको पता है कि ये यूज़ क्यों किया गया था, ये क्यों लाया गया था? आपकी आवाज़ को दबाने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान। अब ये चीज़ आप इंडिया के लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं? मतलब कि ये आपके अपने लोग हैं, ये आप इनके ऊपर रूल या शासन तो नहीं कर रहे हो ना, तो आप इनके ऊपर ये कैसे यूज़ कर सकते हो? ये बेसिकली एक कॉलोनियल माइंडसेट शो करता है, ये पर्टिकुलर जो है हमारा सेडिशन लॉ। और साथ-साथ ये सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको क्लियर कर रहा है? हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, जो कि हमारा क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट, ठीक है? देन डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें भी इंडिया जो कि सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में से एक है, उसमें डिसेंट और क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। So dissent and criticism of the government are essential ingredients of a robust public debate in a vibrant democracy. इसको सेडिशन का रूप नहीं देना चाहिए. Also, right to question, criticize and change rulers is also a fundamental idea of democracy. ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि सेडिशन को हटाना इसलिए भी जरूरी है. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग ये लॉ लेकर आए थे ब्रिटिश, इवन उन्होंने अपने कंट्री से इस कानून को खत्म कर दिया है अब जाकर. तो और इंडिया में ये अभी भी चल रहा है. तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि इंडिया इसको एबॉलिश नहीं कर सकता. ओके. नाउ ऑल्सो आपने डेफिनेशन जो देखा, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोर्ट्स का इंटरफेरेंस नहीं हो तो जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं जैसे डिसअफेक्शन, तो बहुत ज़्यादा इनका वेग डेफिनेशन डिराइव हो सकता है. कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री सेट नहीं है कि इसका डेफिनेशन यही होगा. तो इसका इंटरप्रिटेशन मल्टीपल हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? मिसयूज़, और ये देखा भी जा रहा है. ओके. नाउ आईपीसी में कुछ और प्रोविजंस हैं और साथ-साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 2019 में अमेंड हुआ है, इसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि वायलेंस या इलीगल मीन से अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए तो उसको टैकल करती है. तो सिर्फ अलग से हमें एक सेडिशन लॉ की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव एक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर इस चीज़ को देख रहे हैं. सेडिशन को हम लोग हटा सकते हैं. नाउ सेडिशन लॉ का एक और क्या मिसयूज हो रहा है? ये एक पॉलिटिकल डिसेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है. ओके. तो अगर राइट विंग गवर्नमेंट चल रही है आपकी, तो वो क्या करेगी? वो लेफ्ट विंग जितने हैं उनको अरेस्ट करवाती है. जो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट हो रही है वो राइट विंग वाले को अरेस्ट करवा रहे हैं. तो बेसिकली पॉलिटिकल डिसेंट को प्रोसिक्यूट करने की एक टूल की तरह यूज कर दिया जा रहा है इसको. Also, in 1979, India had ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, ठीक है, ICCPR, जो which sets forth internationally recognized standard for the protection of freedom of expression. तो ये चीज़ जब हमने ऑलरेडी साइन कर रखी है और उसके बावजूद हम लोग सेडिशन को अभी भी यूज़ करके लोगों के ऊपर उसको इम्पोज कर रहे हैं, देन इट इज़ अगेंस्ट इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट. तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों सेडिशन लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए. बट इन आवर आंसर वी हैव टू कंक्लूड इन अ बैलेंस्ड मैनर. ठीक है. तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं? इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डेमोक्रेसी. और ये एक्सप्रेशन और थॉट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सेडिशन. अगर ऐसा एक्सप्रेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके अगेंस्ट भी जा रहा है, तो उसको सेडिशन आप नहीं मान सकते हो. इतना माइनर, इतनी आप इस तरह से इतना ज़्यादा इसको रीड डाउन नहीं कर सकते हो सेडिशन के प्रोविजन को. ओके. ऑल्सो सेक्शन 124A शुड नॉट बी मिसयूज एज अ टूल टू कर्ब फ्री स्पीच. जैसे कि केदारनाथ केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसका मिसयूज चेक भी कर सकती है और इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड अंडर द चेंज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट कि नेसेसिटी, प्रोपोर्शनलिटी और आर्बिट्रेरीनेस, इन तीनों का टेस्ट को हम लोग देखकर इस पर्टिकुलर सेक्शन को एग्जामिन भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है. क्योंकि चेंजेस, सर्कमस्टांस आप देख सकते हो कितने चेंज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हमेशा इसको उसी हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं. अल्टीमेटली आप ये समझ लो कि जो सेडिशन वर्ड है उसको बहुत ही केयरफुली यूज करना है, कॉशन के साथ. ये उस तरह का कैनन है, उस तरह की गन है जो कि एक माउस को मारने के लिए यूज नहीं करना है. ठीक है. इट इज लाइक अ कैनन दैट ऑट नॉट टू बी यूज टू शूट अ माउस, बट आर्सेनल में उसकी जरूरत है. आर्सेनल ऑल्सो डिमांड्स पोजीशन ऑफ कैनन्स जस्ट बिकॉज ऑफ एज अ डेटरेंट एंड ऑन ओकेजन फॉर शूटिंग. मतलब कि
डेटरेंस के लिए इसको इसको इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसको यूज़ जो है वो ओकेजनली होना चाहिए, मिसयूज़ नहीं होना। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कंक्लूड करो। ठीक है, कि ओवर द चेंजिंग सिनारियो वी कैन लुक दैट इट शुड बी, क्या किया जाए, इसको दोबारा से देखा जाए, इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आया जाए चेंजिंग सर्कमस्टांसेस उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करें तो डीआरडीओ ने बेसिकली एक ड्रग लॉन्च किया है। ठीक है, और डीआरडीओ का जो ड्रग है उसका नाम है डीआरडीओ का ड्रग का नाम है जो 2DG, तो 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि इसका फर्स्ट बैच जो है वो इमरजेंसी यूज के लिए डीआरडीओ ने अप्रूव कर दिया। बेसिकली इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ अलॉन्ग विथ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा मिलकर ये लोग किए हैं। उसके बाद आपको इसमें देखना है कि किसने क्या किया, इसको डेवलप किया है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं किस चीज़ में हेल्प कर रहा है आपको, ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल्स के लिए ये हेल्प कर रहा है, और ये सक्सेसफुल देखा गया है टेस्ट में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूज़ में कि आपसे पूछ दे 2DG समटाइम सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आप। उसके बाद अगर बात करें तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर। अभी आपने देखा केस में, कल की बात अगर मैं करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे आपने देखा कि सीबीआई हैज़ अरेस्टेड 2 मिनिस्टर्स एंड 1 एमएलए ऑफ टीएमसी। ठीक है, तो हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किस केस में थे, केस का नाम, वो सब चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है उतना, स्कैम का नाम। आपको क्या जानना है, सीबीआई के ऊपर आपको बेसिक इसका तैयार करना है। तो हमें करंट की न्यूज़ से अपना बेसिक भी तैयार करना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि सीबीआई का कॉम्पोजिशन क्या है, सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो अभी होने भी वाला है। सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में कौन कौन मेंबर अपॉइंटमेंट बॉडी में कौन कौन मेंबर होते हैं, उसका रिमूवल कैसे होता है, सीबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या सीबीआई स्टेट के अंदर स्टेट के परमिशन के बिना काम कर सकती है। ये सारा कुछ आपको सीबीआई के बारे में लिख लेना है। तो जो भी न्यूज़ आप देखते हो करंट अफेयर्स में, उससे हमारा जो बेसिक बनता है वो चीज़ आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स में क्या कवर करना है। एक और वेस्ट बंगाल से न्यूज़ है दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आप जानते हो कि स्टेट में भी बाई कैमरलिज्म है हमारे यहाँ। तो स्टेट की जो बाई कैमरलिज्म है उसमें अभी इंडिया में करेंटली सिर्फ 6 स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म है, और उस 6 स्टेट्स के बाद बहुत सारे स्टेट है जो कि रिपोर्ट भी देते हैं कि आप क्या करो पार्लियामेंट को, कि आप बाई कैमरलिज्म हमारे यहाँ भी लाओ। बंगाल जो है उसने भी सोचा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वो लेकर आएंगे। 1969 तक ऑलरेडी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल था, बट उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में अभी आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी, इन सब जगहों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी था, बट अब वो स्टेट नहीं रहा, तो वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश हो गई। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ये स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइज करता है। ठीक, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये आर्टिकल 169 के अंदर पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो ही इसको क्रिएट या अबॉलिश किया जा सकता। तो यहाँ जो इसका प्रोविजन क्या है 169 में, कि जैसे वेस्ट बंगाल ने किया, वेस्ट बंगाल क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन लेकर आएगी जिसको वो लोग स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करके अप्रूव करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे किसको, पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट उस आर्टिकल के अंदर क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी से अगर वो पास कर देती है इस रेजोल्यूशन को, तो वहाँ पे एसएलसी क्रिएट हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज बंगाल ने ये सोच लिया, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे एसएलसी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने, इन सब ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था किसको, पार्लियामेंट को, कि हमारे यहाँ बाई कैमरलिज्म इस्टेब्लिश किया जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ अप्रूवल पार्लियामेंट की तरफ से उनके लिए नहीं आया है। तो आपके लिए एक टास्क और यहाँ पे वो ये टास्क है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एसएलसी के जो प्रोविज़न है उसका क्रिएशन, किस मेजोरिटी से पास होता है, उसका एबॉलिशन, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को न्यूज़ से अपना बेसिक जो है वो तैयार करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है,
फिर अगर आप एक न्यूज़ देखो जो आज आया था कि WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जो है वो अभी का हाईएस्ट हो गया है 10.5%। तो इट हिट हाई ऑफ 10.5%। ठीक, तो इन्फ्लेशन आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, प्राइस लेवल में जो जनरल राइज देखा जाएगा वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द गुड्स में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मेजर करने का तरीका अलग अलग है, जैसे कि एक तरीका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक तरीका है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये सब तरीकाएं हैं जिससे कि आप इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हो। अभी जो डेटा न्यूज़ में है वो किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10.5% चला गया है। तो कुछ बातें अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हम लोग करें तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया का। और इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, यानी कि होलसेल के टाइम पे डोमेस्टिक मार्केट में जो होता है वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये होलसेल लेवल पे यूज हो रहा है, जबकि जनरल पब्लिक जो है वो होलसेल प्राइस पे कोई भी सामान नहीं खरीदती है। तो होलसेल प्राइस का जो इन्फ्लेशन है वो जनरल पब्लिक के इन्फ्लेशन को पूरी तरह से शो नहीं कर पाएगा, जनरल पब्लिक तक जो प्राइसेस हैं उसको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वहाँ पर हमें हेल्प करता है, तो ये उसका एक लिमिटेशन है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। इसका बेस ईयर जो है पहले 2004-5 था, फिर 2017 में इसको 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ इसके इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका काम है, आपको देखना है। जैसे कि वेटेज, वेटेज की हम लोग बात करेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किस को दिया गया है, उस चीज़ का आपको लिस्ट बनाना है एक। और होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, इसका भी आपको एक टेबल तैयार करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क में होगा, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ है वो न्यूज़ आपके लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो, बट उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि अगर कोई एग्जामिनेशन में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में मेंशन रहते हैं तभी आते हैं। ठीक है, ये जो आपका न्यूज़ है टॉकटाई या फिर टॉकटाई बोल रहे हैं इसको, म्यांमार ने ये नाम दिया है, ये साइक्लोन के बारे में आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है इसको, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अगली किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये 3-4 दिनों तक न्यूज़ में रहेगा। हम लोग इसको किसी एक दिन डिस्कस करेंगे, बट आपको इस पे क्या डिस्कशन करनी है, आपको मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, आपको इसकी सेल्फ स्टडी करनी है कि आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ये तो नहीं पूछेगा ना, भले एक क्वेश्चन पूछ दे कभी कि टॉकटाई जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ में देखा गया था, तो आप मान लो बता दोगे। बट ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन इस साल बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ आप लोगों को सेल्फ स्टडी में करना है। ओके, तो ये सारे चीज़ आप लोग को है कवर करना था आज के न्यूज़पेपर में। अब मैं कुछ आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यूपीएससी उड़ान में जो टेलीग्राम चैनल है, तो इसका पीडीएफ भी अभी आपको जाके टेलीग्राम चैनल पर जाकर ही मिलेगा, इसका पीडीएफ भी। तो ये आपको पीडीएफ के लिए जब आप चैनल पे जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सीरीज रन कर रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज में आप लोग को रोज 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको आपको वहाँ पर जाकर ही अटेम्प्ट करना है और उसके सॉल्यूशन को देखकर समझना है। ठीक है, साथ साथ हम लोग अभी कुछ और प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं यूपीएससी उड़ान, विच विल इंक्लूड रोज 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 5 साल के हैं उनका एक डिस्कशन टॉपिक वाइज, जैसे कि इकोनॉमी के 5 साल के क्वेश्चन का एक साथ डिस्कशन हम लोग करेंगे वीडियोस में बनाकर, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री का। उससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस ओवर द ईयर्स, ओवर 5 साल में उस सब्जेक्ट से आए हैं। तीसरी चीज, बहुत सारे टॉपर्स जो हम लोग से कनेक्ट हुए हैं उनकी स्ट्रैटेजीज और उनके साथ हम लोग एक डिस्कशन जो है वो हर हफ्ते एक आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद इन तीनों चीज़ों के बाद, ये तीनों चीज़ पैरेलल रोज चलेंगी, साथ साथ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो मैं तो लेकर आता रहूँगा रोज। ठीक है, इसके अलावा वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून 2 कोर्सेज।
वो कोर्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे। पहला कोर्स होगा उड़ान बोर्डिंग, जिसका नाम है, एंड देन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज द एडवांस स्टेज दैट इज उड़ान टेक ऑफ। ठीक है, उड़ान बोर्डिंग में हम लोग एनसीईआरटीज जो है उससे स्पेसिफाइड लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के लेक्चर्स कवर होंगे, पूरा बेसिक्स से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरी एनसीईआरटीज का ये होगा। जब एनसीईआरटीज के लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल टू स्टार्ट विद द उड़ान टेक ऑफ, और इसमें हम लोग एडवांस लेवल की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक से लेके हर चीज़, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ हम लोग इसमें एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो ये दोनों कोर्सेज भी बहुत जल्द आएंगी, मोस्टली 1 से 2 महीने के अंदर ये लॉन्च हम लोग कर देंगे। बट अभी आपके पास ये चीज़ें रोज़ आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जाकर आप लोग ज्वाइन करिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर ही ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कल हम लोग मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग घर पे जो आपको क्लास दिया है उसको कंप्लीट कर कर आइए। अगर कोई डाउट है प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन, या फिर उड़ान की डिस्कशन ग्रुप जो है टेलीग्राम पे, उस पर आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।